हेलो चेतना, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? I'm all right, sir. जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था और डेप्रिसिएशन में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। बेसिक कुछ चीज़ें मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। हमने बात करी थी मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा था और क्या रीज़न है उसके। तो ड्यू टू एक्सीडेंट, एफ्लक्स ऑफ टाइम, ड्यू टू वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेशंस, एक्सपायरिंग ऑफ लीगल राइट्स। अब सवाल ये था कि सर ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कि भी कितना होगा और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और वो तीन चीज़ें जो होती हैं वो है बेटा लाइफ ऑफ एसेट्स, सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने बात करी थी, लाइफ ऑफ एसेट, सैल्वेज वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एसेट। ये तीन चीजें हमें चाहिए होता है किसी भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हम लोग करते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कौन से एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, कौन से एसेट्स का चार्ज किया जाता है डेप्रिसिएशन, तो उसमें हमारे पास क्या था कि नॉन करंट एसेट्स पे चार्ज करते हैं। नॉन करंट एसेट्स पे हम लोग चार्ज करते हैं, वो भी टेंजिबल एसेट्स पे, और उसमें भी हम लैंड को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और लैंड पे इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें क्या वजह होती है, उसमें ये तीनों की जगह एक चीज मिसिंग है, वो है लाइफ ऑफ एसेट्स। उसका कोई लाइफ ऑफ एसेट्स नहीं है, एस्टिमेटेड लाइफ नहीं आप कैलकुलेट कर सकते। इस वजह से हमने क्या करा, उसको लैंड को डेप्रिसिएशन से बाहर रखा है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा मेथड्स पे आई कि हमारे पास कौन कौन से मेथड है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड थे और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम लोग कहते हैं। ये दो चीजें हमारे सिलेबस में है। और उसके बाद हम लोग आए थे कि भाई ये स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी के बाद जो हमारे पास हमने जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड से किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन अगर निकाला जाए स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स करते हैं। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ही है। और जब स्ट्रेट लाइन हमारा अच्छे से थोड़ा सा कमांड उस पर आ जाए, फिर हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है उस पर आएंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात इसमें सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि देखिए जो स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, अगर आप नॉर्मली कोई एसेट्स की अगर हम लोग बात करें तो एसेट्स पे जो इनकम टैक्स है, जैसे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उस पर इंटरेस्टेड होते हैं और वहां पे डिपॉजिट देना पड़ता है, हमें सबमिट करना पड़ता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और उन्होंने बोला है कि भाई जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इनकम टैक्स के लिए की जाती है उसके लिए आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज करेंगे, यानी एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखा जाए और उसमें जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो मेथड यूज होता है किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड को वो लोग प्रेफर करते हैं। खैर हमें दोनों सीखना है कि कैसे कैलकुलेट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है, तकरीबन 10-20 मेथड होते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ 2 है तो हमें 2 से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बात पता क्या कर रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग उसकी अकाउंटिंग के भी 2 मेथड है, तो हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे, अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब सर ये कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है, मुझे एक बात ये समझा दीजिए। बेटा एक बात सुनिए, अगर कैलकुलेशन की बात करें, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके घर में 3 लोग हैं और उसी के हिसाब से रोटी बनेगी, तो आपके घर में कोई ना कोई हिसाब होगा कि भाई वो किसी चीज में निकालते होंगे रोटी बनाने के लिए, आटा को चेक करते होंगे कि भाई एक ग्लास होगा या एक कटोरे में निकालेंगे वो। लेकिन किसी के घर में मान लीजिए 10 सदस्य हैं तो उसके हिसाब से ही
रोटी कितनी बनेगी वो बताया जाएगा। अब यहाँ पे चीजें ये हैं कि भाई कितनी बनेगी वो डिपेंड करता है कौन सा मेथड आपने फॉलो किया। आपने गिलास का मेथड फॉलो किया, आपने कटोरा लिया, आपने हाथ से ही ले लिया, आपका अंदाजा है कोई, उसके हिसाब से करा है। अब है उसको कैसे बनाना है ये अलग मैटर है, ठीक है जी। उसको किस तरीके से आप बनाएंगे, कैसा आप प्रेजेंट करेंगे, कैसा आप दिखाएंगे, वो अलग चीज है, कितना बनेगा वो है। अभी हम लोग जो मेथड की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन और WDV मेथड, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो मेथड है, एक है रिटन डाउन और एक है स्ट्रेट लाइन मेथड। अकाउंटिंग की जो बात करें, अभी हम लोग सिर्फ एक ही मेथड की अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एसेट्स का अकाउंट बनता है और एसेट से ही डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये बात करी थी जिसमें एक एसेट्स का अकाउंट हमने बनाया था और एसेट्स के अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन हर बार चार्ज करते जा रहे थे। मेथड 1 अकाउंटिंग के लिए होता है कि एसेट्स जो है हमारा उसी से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मेथड 2 में ये होता है एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया जाता है, वो अलग से चार्ज होता है, वो अलग तरीके से रिकॉर्ड होता है। एसेट्स की वैल्यू सेम टू सेम रहती है लेकिन डेप्रिसिएशन अलग तरीके से रिकॉर्ड करता है, वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ये हमारी लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी, ठीक है बेटा। अब आइए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है सर। अच्छा सर, तो आज की क्लास में हमें क्या करना है सर, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जो जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बारे में हमें उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और क्लास के एंड में एक दो क्वेश्चन सॉरी 2 या 3 क्वेश्चन MCQs वगैरह भी देख लेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ये है मैंने जो आपके सामने क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 2। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये आपको साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन पे या मुझे और इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा? सर दिख रहा है। दिख रहा है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और आप लोग भी जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा, बाकी मैं इसमें आपको समझाते चलूंगा। On 1st April 2015, a company bought a plant and machinery costing rupees 68,000। एक मशीन इन्होंने परचेज करी है बेटा, मैं यहाँ पे नीचे इसके डिटेल्स भी लिख रहा हूँ। एक मशीनरी परचेज करी गई है, तो कौन सी मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं उसे पी से डिनोट कर देता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी। पहला प्लांट एंड मशीनरी है जिसको हमने परचेज कब किया बेटा? 1 अप्रैल में परचेज किया, 1 अप्रैल 2015 में। ये मैं एक रफ आपको बना रहा हूँ जो मैं पढ़ता जाऊंगा। और उसकी जो वैल्यू है बेटा वो है 68,000। इसकी जो लाइफ है बेटा वो है 10 इयर्स, ठीक है जी। और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है बेटा वो 8,000। क्वेश्चन ने ऐसा बोला है, उन्होंने बोला है कि एक प्लांट है जिसकी परचेजिंग वैल्यू जो कॉस्ट है बेटा वो 68,000 रुपीज की है और एस्टिमेटेड लाइफ जो है उसके 10 इयर्स है और एट द एंड विच इट विल बी फेच 8,000। जो एट द एंड स्क्रैप वैल्यू अगर आप देखते हैं तो 8,000 रुपए बचे जाएगा, ठीक है सर। एडिशंस आर मेड, मतलब एक और एसेट्स हमने परचेज किया है जो कि डेट है उसकी भी 1 अप्रैल, लेकिन वो 2016 में 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो यानी ये है प्लांट नंबर 2, ठीक है सर। कितने की इसकी वैल्यू है सर? बेटा इसकी वैल्यू 40,000 है। अच्छा सर इसके स्क्रैप वैल्यू है कुछ? हाँ बेटा इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो 4,000 है। उन्होंने रेसिडुअल वैल्यू लिखा है जिसको स्क्रैप वैल्यू आप कहेंगे। और बेटा इसमें आपके साथ एक चीज ये है कि आपको ईयर जो है कितना एस्टिमेटेड लाइफ है वो नहीं बताया, तो आगे पढ़ते हैं, क्या पता कहीं आगे दे रखा हो। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, मोर एडिशंस आर मेड ऑन अक्टूबर 2017। एक और मशीन हमने परचेज कर ली है 2017 में, अक्टूबर में। अक्टूबर यही होता है अक्टूबर बेटा, नवंबर शायद 11 को कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं प्लांट नंबर 3। कहीं मिस्टेक हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। तो इसमें जो वैल्यू हमने परचेज करी है एसेट्स की है बेटा वो 9800 की है। अच्छा सर, और इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो भी 800 है और आगे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आगे एक पॉइंट लिख रखा है, द वर्किंग लाइफ ऑफ बोथ द एडिशनल प्लांट, जो बाद में 2 एसेट्स खरीदे गए हैं, प्लांट खरीदे गए हैं, उसकी जो वर्किंग लाइफ है वो 20 इयर्स है, 20 इयर्स है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। 4 साल का आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। इफ डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन, उन्होंने बोला जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, रिटन ऑफ किया जाएगा, एसेट्स की वैल्यू में से जो माइनस किया जाएगा वो मेथड होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, और बुक्स जो है एवरी ईयर 31 मार्च में क्लोज किया जाएगा, ठीक है। तो
बढ़िया है, मुझे लग रहा है कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी। ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इसके हमें क्या करना है बेटा, ये रफ है, ये मैंने आपको रफ में निकाला है, आपको जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन आप चाहेंगे तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमें क्या करना है जी, डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन सबका निकाल लेना है। फिर उसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन के अकाउंट बना के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, इसका डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो पहले आपके सामने से ये क्वेश्चन को हटा देता हूँ यहाँ से। अब आ जाइए, ये लीजिए सर ये P1 जो है, तो डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एनुअल डेप्रिसिएशन किस चीज का एनुअल डेप्रिसिएशन भाई, तो P1 का। क्या तरीका था आपको याद है, फॉर्मूला याद है बेटा, कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो कॉस्ट देखिए 68,000 है, स्क्रैप वैल्यू बेटा 8,000 है, और 10 इयर्स इसकी लाइफ है। इसको अगर आप देखते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 6,000। ठीक है जी। उसके बाद आइए एनुअल डेप्रिसिएशन हम दूसरे का भी निकालते हैं, P2। इसकी जो कॉस्ट है बेटा वो है 40,000, स्क्रैप वैल्यू जो है बच्चे वो है 4,000, और इसकी जो लाइफ है बेटा वो है 20 इयर्स। तो 40,000 माइनस 4,000, 36,000 और डिवाइडेड बाई 20। ये मैं सही लिख रहा हूँ बेटा, कहीं पे कुछ भी हो जाए, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन है, तो आप प्लीज यहाँ पे मुझे आप हेल्प करेंगे। कहीं पे भी ऐसा लगे कि मैंने कोई वैल्यू गलत लिख दी है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। 36,000 डिवाइडेड बाई 20 अगर मैं करता हूं तो बेटा ये आता है 1800 का डेप्रिसिएशन एनुअल। उसके बाद आप आ जाइए एनुअल डेप्रिसिएशन में, प्लांट 3, इसकी जो वैल्यू है बेटा वो है 9800 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 20 इयर्स। तो 9800 माइनस 800 तो यानी 9,000 हो गया बेटा, और डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे तो ये आ जाता है 450। तो प्लीज आप मुझे पहले इसको कंफर्म करें कि आप लोगों ने इसे नोट करा है और कहीं पे इसमें कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये डेप्रिसिएशन मैंने एनुअल पता कर लिया, एक एक साल का ये डेप्रिसिएशन है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे 2015 में अप्रैल में हमने परचेज किया, ईयर का एंड 31 मार्च है। ईयर का जो एंड है बेटा वो कब है जी, 31 मार्च एवरी ईयर। एवरी ईयर, ठीक है। चलिए जी, इसका हम फटाफट हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं इसके अकाउंट को और आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो अकाउंट बनाइए। चलिए आइए बेटा हम लोग अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। साथ साथ में आप भी करते रहेंगे, ठीक है। कहीं पे भी डाउट होगा प्लीज वो आप मुझे बताएंगे। इधर लिखा बेटा हम लोगों ने डेबिट, ये आ गया आपका क्रेडिट। और यहाँ पे हम लोग कॉलम जो बनाते हैं वो फॉर्मेट बिल्कुल वैसी है जैसे लेजर का बनता था, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एंड अमाउंट। ठीक है जी, ये हो गया फॉर्मेट। अब क्या करें सर, आइए सर लिखते हैं। तो डेप्रिसिएशन की अगर बात करें, जो हमने डेप्रिसिएशन जो हम लगा रहे थे प्लांट 1 पे, उसकी परचेजिंग डेट है 2015 1 अप्रैल। तो जब आप 1 अप्रैल को आप परचेज करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखना है सर बैंक
हमारे बैंक अकाउंट से पैसे गए। अब क्योंकि 3 प्लांट है बेटा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे P1 से डिनोट करना है इसे, ठीक है। और उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है जी, 68,000 का हमने परचेज किया था। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि जब आप परचेज करेंगे तो प्लांट यानी एसेट्स की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। एसेट्स बढ़ता है तो बेटा हम डेबिट साइड लिखते हैं, और जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है सर। तो प्लांट 1 2015 में किया, और इसका जो ईयर एंड है बेटा 2016 में 31 मार्च में होगा। तो आपने ये चेक करना है क्या इस ड्यूरेशन में कोई दूसरा एसेट्स हमने परचेज किया। बेटा दूसरा जो एसेट्स है, आपको मैंने यहाँ पे लिखा था हिंट में, दूसरा जो एसेट्स है वो 2016 1 अप्रैल को हमने परचेज किया है। जो 1 अप्रैल की अगर आप बात करते हैं तो ये जो ड्यूरेशन है 2015 टू 16 अप्रैल 31 मार्च तक का हम एक साल क्लोज कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर में परचेज है। इसका ये मतलब है कि जो एसेट्स है प्लांट 2 है वो नेक्स्ट ईयर का परचेज है, तो आप इसमें नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है सर, इसका ना आपने 31 मार्च में जाके आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और डेप्रिसिएशन आपने एनुअल निकाल रखा था 6,000 रुपीज का। आपको चेक करना है क्या एनुअली एक साल हो चुके, 12 महीने गुजर चुके हैं या नहीं। नहीं है तो उसके हिसाब से इसको आप कम कर लीजिएगा, 9 महीने का है, 8 महीने का, 6 महीने का, तो उसके हिसाब से ये कम हो जाएगा। लेकिन ये टोटल 6,000 पूरे 12 के 12 महीने के हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने लिख दिया जी कितना जी, यहाँ पे लिख दिया हमने डेप्रिसिएशन 6,000। अच्छा सर, अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, आपने क्लोज कर देना है, बैलेंस निकालना है बेटा। तो बैलेंस निकालेंगे, और ध्यान रखेंगे जब आप बैलेंस निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बैलेंस निकालने के लिए बच्चे इधर का टोटल करा हमने 68,000 आएगा, इधर 68,000 था ना बच्चे, तो उसमें से 6,000 माइनस किया तो ये कितना आया, 62,000 आ गया। ये डेट डाल दी हमने जी। तहा आप नोट कर रहे हैं साथ साथ में बेटा? यस सर। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। और आप लोग बताएं बच्चे, कहीं कोई इशू है? ठीक है। अब ये जो 2016 था ना, इसी को नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से हम यहाँ पे नोट कर लेंगे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में जब आएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे बेटा 62,000। लेकिन ये जो BD है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये प्लांट 1 है, और ये डेट आपकी आ जाएगी बेटा 2016 1 अप्रैल। अब 2016 1 अप्रैल से लेके 2017 तक ये ईयर चलेगा 31 मार्च तक। आपने ये चेक करना है कि क्या कोई एसेट्स इस ड्यूरेशन में परचेज या सेल किया गया, क्योंकि अगर परचेज करते तो इधर रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड में। ये दो ही चीज तो रिकॉर्ड होती है, परचेज सेल और एक डेप्रिसिएशन, एसेट्स का इंक्रीज होना, एसेट्स का डिक्रीज होना। एसेट्स इंक्रीज कब होता है बेटा, जब हम परचेज करते हैं। डिक्रीज कब हो रहा होता है सर, डिक्रीज तब होता है जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और दूसरा जब हम लोग सेल कर रहे होते हैं ठीक है सर। तो ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड प्लांट के क्या जिक्र है। देखिए बेटा सेकंड प्लांट मैंने ऊपर हिंट में लिखा था आपको कि सेकंड प्लांट जो है वो हमने 1 अप्रैल 2016 में परचेज किया है। 1 अप्रैल 2016 में परचेज किया, 40,000 का था। तो आइए मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं नीचे जरा, यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट प्लांट 2, और इसकी वैल्यू है बेटा 40,000। डेट डाल देंगे बेटा 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल तो दोनों की डेट हो गई, ओपनिंग बैलेंस की भी डेट हो गई, रिस्क की भी हो गई। और थर्ड जो है वो 2017 अक्टूबर में खरीदा, जो कि मार्च के बाद की बात हो रही है, तो हम 2 ही रखेंगे। अब यहाँ पे आपको सीखने के लिए है कि डेप्रिसिएशन जब आप यहाँ निकालेंगे बेटा, तो ये डेप्रिसिएशन आपका 2 प्लांट के आएंगे डेप्रिसिएशन, इस बार एक का नहीं आना है, ध्यान दीजिएगा 2 प्लांट के आने। तो यहाँ पे P1 एंड P2 लिखना है जी। डेप्रिसिएशन कितने प्लांट का आएगा बेटा, 2 प्लांट का आएगा, एक P1 लिखेंगे और दूसरे का नाम क्या लिखेंगे आप, P2 लिखेंगे। P1 का जो डेप्रिसिएशन है एनुअल वो है 6,000। तो सर आपने यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट 6,000।
सर P2 का 1 अप्रैल में परचेज किया आपने, इसका भी एनुअल डेप्रिसिएशन लगेगा और आपने कैलकुलेट कर रखा है 1800, तो आप यहाँ पे इसका 1800 लिख दीजिए। चलिए जी सर, हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, अब क्या करें बेटा? डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आप हमेशा इस बात की कसम खा लीजिए कि जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो या तो डेप्रिसिएशन 2 वक्त पे ही निकलता है, या तो ईयर का एंड होता है, या एसेट सेल करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो ईयर का एंड है, सेल तो नहीं किया जा रहा, ईयर का एंड है, तो आपको डेप्रिसिएशन के बाद साथ साथ में बैलेंस भी निकालना पड़ेगा कि जिन एसेट्स पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया उस पे बैलेंस क्या हुआ है। तो डेट तो सेम है बेटा, इसकी भी 31 मार्च। अब जब बैलेंस निकालेंगे आप यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, बैलेंस भी आपका 2 का अलग अलग निकालना है, P1 का अलग और P2 का अलग। आप चाहें तो एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो बेहतर है वो आपको लिखवा रहा हूँ, P1 अलग निकालिए, P2 अलग निकालिए, क्योंकि MCQs आ गए हैं, उन्होंने बैलेंस आपसे पूछेंगे कि प्लांट 1 का बैलेंस फर्स्ट ईयर में ये है, तो प्लांट 2 का बैलेंस फर्स्ट सेकंड ईयर में क्या होगा। तो आप जब अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे तभी आपको समझ पाएंगे इस बात को। तो P1 में ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, इसका बैलेंस निकालना सिखा रहा हूँ, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछेगा। बैलेंस CD जब यानी बैलेंस निकाल रहे हैं प्लांट 1 का, तो प्लांट 1 की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी? प्लांट 1 की स्टार्टिंग वैल्यू थी बेटा 62,000। 62,000 में से 6,000 को माइनस कर देंगे। 62,000 में से कितना माइनस करेंगे बेटा? 6,000 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 62 में से 6 चले गया, तो ये आ गया बेटा 56,000। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लिख के, वैसे तो 62,000 माइनस का 6,000, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और P2 में हमने क्या करना है सर? 40,000 माइनस का 1800 का डेप्रिसिएशन, उसके बाद का हमें निकालना है बैलेंस। तो ये आ गया फर्स्ट जो था, ये आ गया 56,000, और ये 1800 40,000 में से आपने माइनस करा 38,200। 38,200 इसको अपन क्या करेंगे भाई? इसको हम लोग कर लेंगे टोटल। इसको क्या कर देंगे बेटा? इसको कर देंगे हम लोग टोटल। अब क्या करना है सर? इधर का टोटल कर दीजिए, इन सब का टोटल कर दीजिए, या एक साइड का करेंगे तो ये दूसरे साइड का भी आ जाएगा ना। तो इसको टोटल करा तो ये आ गया जी 1,02,000। इसको भी यहाँ पे लिख दिया जी 1,02,000। बताइए जी, बात समझ में आ गई है आपको? आई बेटा आप लोगों को? फटाफट मुझे क्लियर करे तो मैं ये क्लियर है। ये मैंने 2 इयर्स के मैंने आपको बता दिया। इसमें जो मुश्किल होता है बच्चों को, जहाँ पे दिक्कत आती है बेटा, वो दिक्कत आती है कि सर ये डेप्रिसिएशन आप इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं? इसी तरीके से लिखेंगे, जितने एसेट्स है उतने की आप डेप्रिसिएशन निकालिए, उतने का ही बैलेंस निकालिए। बैलेंस सीडी निकालते वक्त ध्यान रखेंगे, करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 62 में से 6 माइनस किया, आ गया 40,000 में से ये माइनस किया। हमेशा ऐसी, इस साल में ऐसी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी हमें यही करेंगे, कुछ अलग नहीं करने वाले सर। अब बार बार ये रिपीट होता जाएगा, जितने एसेट्स होंगे उसका प्रोसेस यही होगा, ठीक है। आइए जी, ये हमने 2 इयर्स का बनाया, 4 इयर्स का कंप्लीट करना था, अभी तक 2 इयर्स हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चल के फिर से इसी का कॉलम हम लोग तैयार करते हैं। लीजिए जी, आइए, तो यहाँ पे हमने डेट का कॉलम फिर से ले लिया, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट एंड अमाउंट, ठीक है। आप कोशिश कीजिए स्केल वगैरह से ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट ईयर, जिसकी डेट है 2017 1 अप्रैल, और इस डेट पे हम लोग ओपनिंग लिखने वाले हैं। ओपनिंग यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2 एसेट्स का ओपनिंग है बेटा, एक P1 का ओपनिंग है और एक है बेटा P2 का। तो P1 की जो वैल्यू थी वो थी 56,000, P2 की वैल्यू जी थी बेटा वो थी 38,200। आप इन दोनों के यहाँ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को प्लस करके भी यहाँ लिख सकते हैं।
ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, आप 56 को यहाँ पे लिख के दिखा दीजिए और आप 38,200 को भी यहाँ पे लिख कर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर लीजिएगा। ये कितना आएगा बेटा, 8 6 14 और 5 3 8 1 9, 94,200 आ जाएगा। अच्छा सर, अब क्या करें सर? बेटा अब इस साल का जो भी एसेट्स है आपको वो चेक करना पड़ेगा। क्या 2017 जिसका एंड है 31 मार्च 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, तो इसके दौरान क्या कोई परचेज हुआ या सेल हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए जी हम देखते हैं, ये है क्वेश्चन हमारा ये वाला। ऑन 1 अप्रैल के बाद है, सॉरी थर्ड लाइन में 16 हो गया 17। ऑन 1 अक्टूबर 2017 एक और एसेट्स हमने खरीदा था। 1 अक्टूबर 2017 में एक और एसेट्स हमने खरीदा है। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं 1 अक्टूबर। परचेज किया बेटा, डेबिट साइड आएगा। सेल क्या होता तो क्रेडिट साइड आता। तो यहाँ पे लिखा हमने 2, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा हमने 2, और यहाँ लिखा हमने बैंक क्योंकि परचेज किया है, और बेटा यहाँ पे लिख दिया हमने P3। P3 का जो वैल्यू है, जो थर्ड वाली एसेट्स खरीदी गई है उसकी जो वैल्यू है बेटा वो है 9800। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी 9800। अब क्या करें सर? और कुछ नहीं है, तो साल के एंड में जाके हम फिर से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और क्या काम ही क्या हमारा, या तो आप सेल करते तब हम कुछ करते, सेल नहीं कर रहे तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे सर? P1 अलग रिकॉर्ड करेंगे, P2 को अलग रिकॉर्ड कर देंगे, P3 को अलग रिकॉर्ड करेंगे। P1 का डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, मैं पीछे देख लेता हूं एक बार, 6000 था। सर यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दो। लो बेटा, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। P2 का डेप्रिसिएशन सर 1800 था। P3 का जो एनुअल डेप्रिसिएशन है बेटा 450 है। एनुअल डेप्रिसिएशन 450 है, लेकिन आप देखिए इसको हमने परचेज किया अक्टूबर में। अक्टूबर में परचेज किया, मार्च में ईयर का एंड हो रहा है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन सॉरी एनुअल डेप्रिसिएशन तो इस पे कैलकुलेट किया ही नहीं जाएगा बेटा। अक्टूबर से लेके मार्च तक का आप कैलकुलेट करेंगे, अक्टूबर से लेके मार्च। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 मंथ हो जाते हैं बेटा। तो 6 मंथ बोले तो 450 का हाफ आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? 450 का क्या करेंगे आप? हाफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन अगर आपने परचेज किया है इस तरीके से, तब ये डेट है तो ये आ गया बेटा आपका 225। ठीक है बच्चे, इसके बाद आ जाइए 31 मार्च 2018 में ही हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमने डेप्रिसिएशन निकाला है। डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो बेटा हमें बैलेंस भी तो निकालना होगा ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी तो निकालना होगा। और ये होगा क्या? P1, P2 और P3। मैंने आपको बताया था कि सबके अलग अलग डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, P1 का डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे, बैलेंस कैसे निकालोगे बेटा? मैंने आपको बोला था जब भी बैलेंस निकालना हो ओपनिंग से, ये थोड़ा मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पे CD लिखना था, मैंने BD लिख दिया जी। हाँ जी, मैंने क्या बोला था? P1 के लिए जब आपको बैलेंस निकालना हो तो स्टार्टिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू माइनस का डेप्रिसिएशन आप कर देंगे। तो ये कितना है बेटा? ये है 56,000 माइनस का 6,000। उसके बाद P2 में देखिए वैल्यू है 38,200 माइनस का 1,800। उसके बाद P3 की वैल्यू देखिए बेटा 9800 माइनस का 225। ये माइनस करके आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख देनी है। तो जी 56 में से 6 को अगर आप माइनस कर देते हैं तो बहुत सिंपल है सर, इससे सिंपल क्या होगा? 50,000 बच जाएगा सर। 38 में से 38,200 में से 38,200 में से 1,800 आपने माइनस करा, क्या आया मैं एक मिनट देख लेता हूँ। 38,200 माइनस का 1,800, 36,400 आया बेटा। ये 9800 में से ये माइनस कर दिया हमने, 95,75 आ गया बेटा।
तो ये आपके बैलेंस आ गए, इधर का आप टोटल कर लीजिए, इस साइड का टोटल कर दीजिए, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम इधर का कर लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मैंने सही निकाला है तो दोनों साइड इक्वल ही होगा। 9800, तो ये वैल्यू आ गई जी 1,04,000। यहाँ भी लिखना है सर आपको 1,04,000। कितने ईयर्स का हो गया बेटा? अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 ईयर्स के तैयार किए। बस ये बहुत टाइम खराब करता है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब करेगा, और लेकिन मजेदार है। इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागना है, बट कैलकुलेशन ही है और बहुत मजा आता है इसमें। जी सर, ये CD है। अब आते हैं सर नेक्स्ट ईयर की, BD लिखते हैं, ये 18 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 2019 1 अप्रैल, डेट लिख दिया है। तो अब यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस में क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, P1 P2 एंड P3। P1 की वैल्यू है बेटा 1,50,000। आप यहाँ लिख के भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, आप जैसा चाहे प्रेजेंट करना वैसे कर दीजिए। सर 150 नहीं, ओनली 50। अच्छा 50,000। 36,400 सर। 95,775 सॉरी, 95,000 नहीं था। ये साल चल रहा हमारा 4th ईयर। सर पूरे चैप्टर में यही है? बिल्कुल बेटा, पूरे चैप्टर में ऐसे ही है। बस आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसमें हम परचेज भी करेंगे, सेल भी करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन बढ़ते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता चला जाएगा। बस इन सभी को टोटल करके आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जाके 2020 में, 19 में साल स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो 2020 के 31 मार्च में आपको जाके बैलेंस निकालना है। डेप्रिसिएशन पहले निकालेंगे। डेप्रिसिएशन में बेटा P1 आएगा, P2 आ जाएगा और P3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए P1 का एनुअल डेप्रिसिएशन लगेगा, P2 का लगेगा, P3 का भी एनुअल लगेगा। लास्ट ईयर एनुअल नहीं लगाया था क्योंकि अक्टूबर में परचेज किया था, लेकिन ये तो अब इस साल में तो बेटा अप्रैल से लेके मार्च तक है ना हमारे पास। ये तो हमारे पास अप्रैल से लेकर मार्च तक है। तो अब हम क्या करें बेटा? तो हम ये करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेंगे। तो इसका डेप्रिसिएशन था बच्चे 6,000, इसका डेप्रिसिएशन है 1,800, P3 का है बेटा 450। बस डेप्रिसिएशन निकल गया। अब इसी का हमें क्या करना है? 2020 में जाके बैलेंस निकाल देना है, बैलेंस CD। बैलेंस CD में क्या करेंगे सर? P1 P2 और P3। मैंने आपको क्या बताया था याद कीजिए? मैंने बोला तो जो स्टार्टिंग की वैल्यू रहती है उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दीजिए। क्या आएगा बेटा? ये 50,000 है। हाँ जी सर, 50 में से बेटा 6 को माइनस करो, कर देंगे सर। सर ये 36,400 है, इसमें से 1,800 माइनस करना आपने। ये सर 9,575 सर, इसमें से 450 को आपको माइनस करना है। चलिए बेटा फटाफट मेरे को बताइए माइनस करने बाद क्या वैल्यू आई। इनकी वैल्यू यहाँ लिखनी है, उसके बाद इसको हमें टोटल कर देना, और ये 4th ईयर तक हो जाएगा। आइए बच्चे इसका कर लिया जाए। जी तहा निकाला आपने बेटा? फिफ्टी माइनस का 6, 44,000, 36,400 माइनस 1,800, 34,600, 9,575 माइनस का 450, 9,125, 9,125। अब क्या करना बेटा? इसको टोटल आप यहाँ कर चुके थे, नहीं किया था तो कर लीजिए। 50,000 प्लस 36,400 प्लस 9,575
टोटल करा हमने, ये आई वैल्यू बेटा 95,975। यहाँ लिखा आपने 95,975, यहाँ पे लिख देना जी 95,975। क्लियर है? चलिए जी, ये हमने कंप्लीट करा। तहा आपका कोई रिप्लाई नहीं है अब तक। चेतना बच्ची आप बताएं। हो गया सर। बेटा आपने करा? यस सर। स्पर्श? यस सर। ठीक है। तहा? यस सर, हो गया। हो गया। कोई डाउट है सर? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलिए जी, तो ये हमने आज की क्लास में एक क्वेश्चन अब तक किया। आप देखिए कितना वक्त जाता है एक क्वेश्चन करने में, तो इसलिए आपको बहुत अटेंटिव रहना है। आपने जितना अटेंटिव रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा बेटा। और इसमें, और अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, अगर आप वैसे ठीक ठाक क्वेश्चन पे चलेंगे तो अभी तो बहुत ज्यादा वक्त लगता है ठीक ठाक क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है जी। ठीक है सर। अब ना मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन और है, उसका जो है हम लोग फॉर्मेट वगैरह ना बनाएं, लेकिन कम से कैलकुलेशन वगैरह पे तो आ जाएं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन, बुक में कौन सा नंबर है बेटा इसका, देखिए देख के बताएंगे अब जरा मुझे। ये थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए, बाकी आप देख के बताइए तो जरा क्या है। सर थर्ड ही है। थर्ड है, एक बार आप रीड करेंगे अपने बुक में। चंद्रा लिमिटेड परचेज अ सेकंड हैंड मशीनरी, उसमें बुक में जो आपके सामने है उसमें जीएसटी है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसके एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। अब सवाल यहाँ पे है कि सर इसमें भी डेप्रिसिएशन क्या हमें निकालना है, नहीं निकालना है? तो बेटा पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझाता हूँ। चंद्रा लिमिटेड परचेज अ सेकंड हैंड मशीनरी, इन्होंने सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है जिसपे इन्होंने CGST, SGST इन्होंने पे किया। अब आपको एक अच्छी बात बता दूं कि जो CGST है, SGST ये टैक्स है और ये टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। इससे आपके एसेट्स की वैल्यू नहीं इंक्रीज होती है। एसेट्स की इससे कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा सर, एसेट्स की वैल्यू नहीं इंक्रीज होती है बेटा, दो तरीके होते हैं। एक तो आपने एसेट्स आपने परचेज किया और इसे आप सेल कर दोगे, तो होता क्या, ध्यान से समझिएगा। जो भी एसेट्स आप खरीदते हैं और उसके बाद जो बेचते हैं, तो ये स्टॉक में ट्रीट करा जाता है और उस वक्त क्या होता है, जीएसटी को अलग कैलकुलेट किया जाता है, स्टॉक अलग जीएसटी अलग। क्लियर? लेकिन जब कोई फिक्स एसेट्स आप परचेज करते हैं, बहुत अच्छे से, फिक्स एसेट्स मतलब नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स परचेज करते हैं, तब क्या होता है, जितना का आपने मशीन खरीदा और जो आपने जीएसटी दी, क्योंकि आप इसको रीसेल नहीं करोगे, तो ये वाली जीएसटी आपको ना एडजस्ट नहीं होगा, मतलब आपको कहीं भी क्लाइंट से आगे चल के एडजस्ट नहीं कर सकते इस जीएसटी को, तो ये आपके इस वैल्यू में ही ऐड हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब एंट्रीज के हिसाब से अगर देखी जाए तो कैसे एंट्री करते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं और अच्छे से। तो जर्नल एंट्री पे आऊंगा तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। देखिए बेटा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, थोड़ा सा मतलब बहुत वैसे इजी है। मैं तो ये बोल दूं कि आप जीएसटी को इग्नोर करके क्वेश्चन कर दीजिए तो आप कर लेंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, मशीन खरीदी आपने, तो आप एंट्री क्या करोगे सर, ये करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, और इसके लिए जीएसटी पे करा आपने, तो क्या करेंगे आप इसके एंट्री, इनपुट CGST, इनपुट SGST, डेबिट। आप देखते जाइए, ये एंट्री है। मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो फिर भी आप देखिए कि ये एंट्री है, और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आपको कुछ चीजें मैं बता चुका हूं इसके बारे में, टू बैंक। ठीक है बेटा, ये हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मशीन की एंट्री करो, ये 8000 है, प्लस जीएसटी का 6% है, 480, इसका भी 480 है, और ये टोटल जोड़ दिया हमने 8 8 9 8 8 16, 4 4 8 1 9,
8960 की टोटल वैल्यू हो गई। बेटा मैं मशीन का लेजर बनाना चाहता हूँ, मशीन अकाउंट बना रहा हूँ, तो मशीन के डेबिट साइड में जाकर मैं क्या इनपुट ये दोनों लिखूं या मैं टू बैंक लिखूंगा? अगर आपको लेजर याद हो तो आपने देखा होगा कि मशीन के डेबिट साइड जाके मैं इनपुट नहीं लिखूंगा, ये भी इनपुट नहीं लिखूंगा। जो डेबिट का अकाउंट बनाते हैं तो आप क्रेडिट वाली चीजें लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे जाके लिखने वाला हूँ टू बैंक, और वैल्यू में 8960 नहीं लिखूंगा क्योंकि मशीन की वैल्यू कितनी थी 8000, सिर्फ यही लिखने वाला हूँ बेटा, सिर्फ 8000 रुपए। समझ में आई बात? ये जीएसटी का अलग रिकॉर्ड हो रहा है, मशीन में ऐड हो कि नहीं। परचेज करा आपने, वैल्यू जब आपने अकाउंट कंपनी को पे किया जिससे आपने खरीदा उसको, तो पूरा इतना का पेमेंट किया आपने, लेकिन अगर मशीन का लेजर आप बनाएंगे तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको सेपरेट आप बना के तैयार करेंगे। ठीक है जी, सॉरी बेटा, इसको क्या करेंगे आप सेपरेट तैयार करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मशीन के ऊपर आपने कुछ खर्चे किए 3500 के, क्योंकि आपने पुराना खरीदा था तो उसे लगाना, उसे रिपेयर करना, उसे अच्छी कंडीशन में लाने के लिए भी कुछ खर्चे आपने किए हैं। अच्छा सर, हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं। हाँ बेटा, आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं। तो जब कोई दूसरा एक्सपेंस आप करते हैं तभी भी आप क्या लिखेंगे बेटा, आप यही लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। किसी भी एसेट्स को उस कंडीशन में लाने के लिए, यूज के कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो एसेट्स के नाम से आप लिखते हैं। क्या लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे फिर से आप टू बैंक लिखेंगे। और ये कितने का वैल्यू होगा बेटा 3500। तो ये भी जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड जाके टू बैंक में 3500 आप ये भी लिख देंगे। तो इस बात को समझिए कि जीएसटी तो आया ही नहीं, क्वेश्चन में जीएसटी है लेकिन उसका कोई यूज हुआ नहीं, मशीन के लेजर में कोई यूज नहीं है। आपने बिल तो मिलाकर ही दिया है लेकिन मशीन के लेजर अकाउंट में नहीं आएगा। बताइए बच्चे, पहले फटाफट मुझे ये समझाइए कि मशीन का जो अकाउंट बनेगा उसमें सिर्फ 8000 लिखना है या 8960 से स्टार्ट करना है? 8000 से करना है। वेरी गुड। चलिए जी, तो मैं फ्रेश पेज लेकर स्टार्ट करता हूं इसके फॉर्मेट को और आपको स्टार्ट तो दिखाई दूं। अच्छा सर एक बात बताए, इसमें हमें क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा? बेटा डेप्रिसिएशन के लिए इस बार बहुत अच्छी चीज रही कि आपको कॉस्ट माइनस का जो स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ था, इस क्वेश्चन में है ही नहीं। आप देखिए ना, उन्होंने लिखा डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। जो ओरिजिनल कॉस्ट था उस पे 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। 30 सितंबर 2018 में द मशीन वाज फाउंड to be unsuitable and sold for 6500, और जाके इसको हमने सितंबर में सोल्ड भी कर देना है 2018 में। तो ये 2-3 साल ऐसे चलेगा। तो फटाफट आते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। आपके पास फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज, जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, आप जरूर पूछिएगा बेटा। ठीक है, स्क्रीन ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है बेटा? अच्छा एक मिनट रुक जाइए, मैं ना स्टार्ट करता हूँ पहले। आप फॉर्मेट बना रहे हैं, बनाइए जी। मशीनरी का फॉर्मेट आप लिखिए, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे लिख दीजिए जी डेबिट, इस साइड आप लिख दीजिए क्रेडिट। ये आ गया जी आपका डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, यहाँ पे भी हमने पर्टिकुलर लिख दिया। चलिए सर कौन सी डेट में आपने एसेट्स परचेज किया? तो बेटा ये 8000 का जो परचेज है वो 1 जुलाई है 2015, तो हमने यहाँ पे 15 लिखा और यहाँ पे हमने 1 जुलाई लिख दी और उसकी वैल्यू लिखे हमने टू बैंक। और मशीन क्योंकि एक ही है तो इसमें M1, M2, M3 करने की कोई जरूरत नहीं। एक से ज्यादा हो जाए तो आप M1, M2, M3 करा करें। ठीक है सर। और ये मशीन की जो वैल्यू है टोटल 8000 है, प्लस 3500 का हमने एक्सपेंस किया था, तो ये आ जाएगा
जीएसटी नहीं है ये 3500 ही ध्यान रखेंगे, आपके दिमाग में आ जाए अगर जीएसटी तो आप इग्नोर कीजिए, आपको मैंने लेजर के थ्रू समझाया कि कैसे जर्नल से लेजर में जाएंगे तो जीएसटी हट जाता है। 8 8 9 10 11 11,500 ये टोटल हमारा हो गया। ठीक है सर, 11,500 हमारा ये टोटल हो जाता है। अच्छा सर 11,500 हो गया। उसके बाद क्या करना है सर, 15 से लेके 2016 मार्च तक 31 मार्च तक आपको जाके इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड में आप जाके लिखेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ लिख दिया जी डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन जब आप लिखेंगे तो इस बार क्या हुआ कि आपको वैसे फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करना था, परसेंटेज गिवन है। तो जो ये 11,500 है इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। क्वेश्चन में आप देखिए तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से 10% उन्होंने बता दिया, लेकिन ये 10% पर एनम है बेटा। क्वेश्चन में आप देखेंगे 10% पर एनम लिखा हुआ, पर एनम है यानी एनुअल है, लेकिन हमने तो सर जुलाई में खरीदा था तो पूरे एक साल को तो कैलकुलेट होगा नहीं, तो जुलाई से लेके मार्च तक कैलकुलेट करना है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 9 मंथ हो रहा है। तो आप यहाँ पे 9/12 करेंगे, उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया बेटा 11,500 इंटू 10% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 862.5 आ रहा, पॉइंट में आ रहा है बेटा, तो इसको 863 कर लीजिए आप। और उसके बाद आप क्या करेंगे, तो सर इसमें कोई दूसरा एसेट तो हमने परचेज भी नहीं किया है, हम सीधा इसका बैलेंस निकालेंगे ईयर के एंड में जाकर। तो सर एक ही मशीन है तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप किस तरीके से इसका निकालेंगे ये ध्यान दीजिए, इधर का टोटल 11,500 है। बैलेंस निकालने के लिए आप ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का लीजिएगा 11,500 माइनस का 863 माइनस आप करेंगे 11,500 माइनस का 863 करा हमने, तो ये क्या आया जी, ये आ गया 10,637। इसे हमने नेक्स्ट ईयर में जाके ओपनिंग बैलेंस कह देना है बेटा। क्या कहना है जी, ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे लिखेंगे 10,637, डेट डाल देंगे, ईयर डालेंगे, ईयर जो था बेटा वो 2016 है और डेट हो गया ये 1 अप्रैल। अब ये जो 2000 हम ना बेटा 18 में बेच रहे हैं, तो 16 से अभी ये 17 तक चलेगा ऐसे ही, फिर 17 से 18 पे आएंगे हम लोग, तो 17 में 31 मार्च फिर से आएगा और उस पे जाके हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ईयर के एंड में भी। क्या डेप्रिसिएशन आएगा सर, ये आएगा 10,637 इनटू का 10%। ध्यान से देखिएगा, मैंने 10,637 लिया, ये बेटा 10,637 हम नहीं लिखेंगे। अगर ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो 10,637 लेते, मतलब ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन में अभी भी 11,500 पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, 11,500 पे ही डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। अब पूरे एक साल के लिए, क्योंकि अप्रैल से लेके इस बार मार्च तक कैलकुलेट होगा, तो पूरा 1 ईयर की कैलकुलेशन करी जाएगी बच्चे। तो इसका जो वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 11,500 का 1150 आ जाएगा, और फिर आपने इसका बैलेंस कर देना है बेटा। बैलेंस कैरीड डाउन, एक मिनट मैं नीचे थोड़ा कर देता हूँ एक लाइन जी। इस वैल्यू को आप लिखेंगे 10637, यहाँ लिखिए जी 10637, और ये 10637 माइनस का 1150। बैलेंस के लिए आप हमेशा इसका सहारा लेंगे, डेप्रिसिएशन के लिए आप कॉस्ट का सहारा लेंगे। ओपनिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा हर बार, लेकिन बैलेंस हर बार ओपनिंग का निकलेगा, मतलब इस वाली वैल्यू पे निकलेगा, और डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट की पे निकलता है। इसको फटाफट माइनस करते हैं हम लोग, 10637.7 माइनस 1150, 1150 इसकी वैल्यू है बेटा 94
87, डेट आप 31 मार्च ही लिख दीजिए। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes. ठीक, तो ये हम लोगों ने 17 कर लिया। अब आएंगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं बेटा 18 तक की। 18 में जाके हम सोल्व कर देंगे इसको। आइए जी, डेट लिखा हमने 2017 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी वैल्यू है बेटा 9487। ठीक है जी। अब ने क्या करना है ये देखिए, 2017 से अब हम लोग आ गए जी 2018, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे सितंबर 2018 सितंबर में सोल्ड कर रहे हैं, तो 17 से ये 18 जो क्लोज है बेटा वो 31 मार्च है। मतलब ये हो गया कि अभी सितंबर जाने के लिए मुझे नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन अभी और करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और इस डेप्रिसिएशन को मैंने आपसे क्या कहा कि डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे आप कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट वैल्यू इसकी कितनी थी 11500, इस पे आप 10% की कैलकुलेशन करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 1150। आइए अब इसका बैलेंस फिर से कर लेंगे। बैलेंस सीडी के लिए आप करंट ईयर जिस ईयर में डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं उसी साल का आपको ओपनिंग वैल्यू लेना है 9487। तो बेटा 9487 माइनस का 1150 माइनस आप कर देंगे, माइनस 1150 8337, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 8337। अब आ गए इसके एंड पे हम लोग, बिल्कुल एंड, और बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका डेट आप डाल के इसका ओपनिंग बैलेंस फटाफट लिख लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस बेडी, इसकी वैल्यू है बेटा 8337, और डेट है आपकी 1 अप्रैल 2018, मार्च के बाद। अब क्या करना है बच्चे, सर 2019 में ये क्लोज होगा लेकिन 19 तक पहुंचेंगे नहीं, सितंबर में तो हम सोल्ड कर दे रहे, तो 2008 ही लिखेंगे और 30 सितंबर की यहाँ पे डेट डाल देंगे, तो ये 9 आ गया। और यहाँ पे जाके देखिएगा तीन चीजें हम करते हैं जब सेल करेंगे, तीन चीजें। पहली चीज ये कि जब सेल किया तो उस वक्त डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है जिस साल में आप उसको सेल करते हैं। तो अप्रैल से लेके आपको सितंबर तक का डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार भी देखिए वैल्यू वही लेंगे आप 11500, 10% आप लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे कैलकुलेशन बेटा, अप्रैल से लेके सितंबर तक की आपकी कैलकुलेशन होगी। तो वो कैसे होगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर है ना, तो ये 6 मंथ हो रहा है, और 6 बाई इसको हम लोग कर देंगे जी 12। तो ये वैल्यू है 1150, एनुअल था हमारा, डिवाइड किया हमने 2 से, तो ये आया बेटा 575। ये डेप्रिसिएशन हो गया हमारा। डेप्रिसिएशन के साथ अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला था कि देखिए जब डेप्रिसिएशन आप निकालिएगा, साल का एंड होगा तो हम बेचेंगे, सितंबर में बेच रहे हैं तो यहाँ पे ना बैलेंस नहीं निकलेगा, इस बार बैंक आएगा। ये बैंक क्या है, ये है सेल वैल्यू, कितने का आपने सेल किया, इसमें हमने इसको सेल कर दिया 6500 का। अब क्या करना है सर, बस हो गया सर, इसको ना आपने टोटल करिए, बैलेंस कीजिए, और अगर इधर बैलेंस आता है तो ये लॉस है, इस साइड बैलेंस आ जाए तो आपका प्रॉफिट है। देखिए 8337 का चीज था, 8337 का था, और उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा। देखिए 8300 तो 337 माइनस 575 और माइनस 6500, तो बेटा ये लॉस हो जा रहा है, ये लॉस है हमारे पास 1262।
लॉस कितना है हमारा 1262 और यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, अब ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो इसको आप प्लीज इसको दोबारा कीजिएगा, एक बार खुद से करके देखिएगा। ये तो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करवा दी है, इसको आप खुद से कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। कहीं दिक्कत आए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। Bye, sir.